तो चलिए हम लोग आज एक महत्वपूर्ण मध्यकालीन भारत का अध्याय मनसबदारी व्यवस्था को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? मनसबदारी व्यवस्था। ये जो व्यवस्था है भारत की एक अनोखी व्यवस्था है और इसके अंतर्गत पूरे भारत का ब्यूरोक्रेट यानी नौकरशाह जो होते हैं और किस तरह से वो नौकरशाह हमारे देश को चलाते हैं या मध्यकालीन भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था के अंतर्गत इसको लाया गया और चलाया गया, इसी को हमको देखना है। हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है मनसबदारी व्यवस्था। इसके बारे में हमें क्या क्या करना है, तो देखिए एक चीज ध्यान दीजिए। मुगल काल की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। क्या थी? मुगल काल की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। और इसे लाया कौन मुगल काल में? अकबर ने लाया। किसने लाया था? अकबर ने। क्योंकि अकबर को बनना था महान। अकबर को क्या बनना था? महान बनना था। और महान बनने के लिए कोई भी राजा या कोई भी देश तभी महान बन सकता है जब उसका नौकरशाह, उसके अधीन काम करने वाले व्यक्ति सही हो, ईमानदार हो। कोई प्रधानमंत्री ईमानदार नहीं हो सकता, कोई प्रधानमंत्री महान नहीं बन सकता है। कब बनेगा? जब उसका सिस्टम सही हो। याद करो, हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, जिसको हम लोग मिस्टर क्लीन बोलते थे। क्या बोलते थे? और उन्होंने पहली बार अनुभव किया था कि अगर हम गांव के किसी व्यक्ति के पास 1 रुपया भेजते, उसके पास जाते जाते कितना हो जाता? 14 पैसे। सारा पैसा बीच के सिस्टम में ही चला क्या होता है? समाप्त हो जाता। तो अकबर को महान बनना था, इसीलिए उसने अपने अधीन काम करने वाले अधिकारी को, नौकरशाह को एक व्यवस्थित रूप देने का प्रयास किया। समझ गए? जो किस रूप में सामने आई? मनसबदारी व्यवस्था के रूप में आई। सीधी बात, मेरा सिस्टम जो है, सिस्टम किससे चलता है? भारत का सिस्टम अभी किससे चलता है? आईएएस से चलता है। तो जब तक वोट सही नहीं, तब तक प्रशासन सही नहीं, तब तक राजा सही नहीं। तो क्या है मुगल काल की? क्या है ये? सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था। आगे आइए। भारत में इसको लागू किसने किया? भारत में लागू किसने किया इसको? अकबर। किसने लागू किया? अकबर। अब गौर करना है, अकबर को इसकी प्रेरणा कहां से? अकबर को इसकी प्रेरणा कहां से मिली थी? तो इसकी प्रेरणा जो अकबर को मिली थी, वो खलीफा थे, खलीफा अब्बास सईद। खलीफा अब्बास सईद से इसकी प्रेरणा मिली थी। किसको? अकबर। कहां से आई? ये आई कहां से? तो मध्य एशिया से आई। कहां से आई? मध्य एशिया से। और कहोगे इसको लागू करने वाला प्रेरणा जरूर दिए थे खलीफा अब्बास सईद, परंतु इसको लागू करने वाला पहला व्यक्ति जो था वो चंगेज खान। कौन था? चंगेज खान। लागू करने वाला कौन था इसको? चंगेज खान। इसीलिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चंगेज खान को मनसबदारी व्यवस्था का क्या बोला जाता है? जनक। अगर कहा जाए मनसबदारी व्यवस्था का जनक किसको बोलोगे? तो चंगेज खान।
किसको बोलेंगे हम लोग? चंगेज खां। अभी तक आप लोगों ने क्या देखा कि मनसबदारी व्यवस्था जो है मुगल काल की क्या है? सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है। भारत में इसे किसने लागू किया? अकबर ने। इसकी प्रेरणा किससे मिली? खलीफा बादशाही से। और कहां से आई ये? मध्य एशिया से आई। और लागू करने वाला कौन था इसको? चंगेज खां। इसीलिए चंगेज खां को हम लोग क्या बोलते हैं? मनसबदारी व्यवस्था का जनक। चंगेज खां को क्या बोलेंगे? मनसबदारी व्यवस्था का जनक। किसको? चंगेज खां। चलिए इतना लिखे तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है पीटी एग्जाम में। इसकी प्रेरणा कहां से आई थी? मनसबदारी व्यवस्था के जनक कौन थे? इसको लागू करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चंगेज खां। कहां से आई? मध्य एशिया से। इसीलिए हम चंगेज खां को क्या बोलते हैं? मनसबदारी व्यवस्था का जनक। क्या बोला जाता है? जनक। अब आइए, एक क्वेश्चन पूछा गया था, मनसबदारी व्यवस्था है, मनसबदारी व्यवस्था है, मनसबदारी व्यवस्था क्या है? देखो, अगर सिंगल तुमको मानना पड़ेगा, अगर सिंगल तुम देखोगे तो मनसबदारी व्यवस्था कैसी थी? प्रशासनिक। क्या थी? प्रशासनिक व्यवस्था। लेकिन अगर दोनों विकल्प में है तो प्रशासनिक प्लस सैनिक। तो मनसबदारी व्यवस्था कैसी व्यवस्था थी? प्रशासनिक व्यवस्था प्लस सैनिक व्यवस्था। चलिए इसको लिखिए। मनसबदारी व्यवस्था कैसी व्यवस्था थी? तो प्रशासनिक और सैन्य दोनों। प्रशासनिक और सैन्य दोनों। अगर सिंगल चुनना पड़ेगा तो किसको चुनेंगे? प्रशासनिक को। अब आइए, मनसबदारी जो है अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। ठीक, अगर हम इसको दो पार्ट में बांटे, एक का अर्थ क्या होगा? मनसब, और एक का अर्थ क्या होगा? दारी। एक अर्थ क्या होगा? मनसब, और एक अर्थ क्या होगा? दारी। मनसब का अर्थ होता है, मनसब का अर्थ क्या होगा? तो पद। पद। और दारी का उस पद पर बैठने वाला व्यक्ति, उस पद पर बैठने वाला व्यक्ति। तो मनसब का अर्थ क्या हो गया? पद। और दारी का अर्थ उस पद पर बैठने वाला व्यक्ति। मनसबदारी किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। और मनसब का अर्थ क्या होता है? पद। और दारी का अर्थ उस पद पर बैठने वाला व्यक्ति। तो देखो अकबर कितना चालाक लोग, क्या क्या उसने। अभी देखो, जिला में प्रशासन का काम डीएम करता है और पुलिस का काम एसपी करता है। लेकिन अकबर क्या किया? अपने राज्य में जितने भी अधिकारी थे सबको दोनों काम हो, कि प्रशासनिक भी और सैनिक भी।
यानी अपने प्रत्येक अधिकारी को उसने प्रशासनिक और सैनिक दोनों कार्य दे दिया। क्या क्या उसने प्रत्येक अधिकारी को क्या क्या दे दिया? वो प्रशासनिक कार्य भी दे दिया, प्रशासनिक प्लस सैनिक दोनों कार्य उसको दिया गया। किसको? अपने अपने अधिकारी। अब है इसमें अपवाद कौन थे? दो को छोड़ दिया। किसको? अपवाद की बात करें हम तो दो को इसमें अपवाद कर दिया। ये कौन कौन अपवाद में थे? तो अपवाद में थे एक काजी और एक सत्र। काजी और सत्र। काजी किसको बोलेंगे? न्यायाधीश। न्यायपालिका को जो न्यायाधीश थे उसको कहा कि आपको दोनों काम नहीं करना। और एक सत्र। सत्र किसको बोलेंगे? धार्मिक अधिकार। तो समझिए इस चीज को। अकबर ने अपने राज्य में जितने भी अधिकारी थे सबको दोनों कार्य सौंप दिया। कौन कौन? सैनिक। केवल दो को छोड़ा। किसको किसको? काजी को, सत्र को। काजी कौन थे? न्यायाधीश। और सत्र कौन थे? और इसको छोड़ के जितने भी मेरे अधिकारी हो सबको दोनों काम करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है कि मनसबदारी में व्यवस्था में अपवाद कौन था? कौन था? काजी और सत्र। कौन थे? काजी और सत्र। देखिए अपवाद कौन था मनसबदारी व्यवस्था में? अपवाद अपवाद कौन थे? काजी और सत्र। काजी किसको बोलोगे? न्यायाधीश को। अब आइए मनसबदार। मनसबदार को वेतन। मनसबदार को वेतन नगद भी दिया जाता था। नगद प्लस जागीर। प्लस मत करो। नगद या जागीर के रूप। इसको वेतन कैसे मिलता था? नगद या जागीर के रूप में। तो नगद छोटे जो मनसबदार होते थे, छोटे जो अधिकारी होते थे उसको वेतन क्या दे सकता है? नगद। और जागीर बड़े अधिकारी को जागीर। बड़े अधिकारी को क्या जाता था? जागीर। तो मनसबदार को वेतन कैसे मिलता था? नगद या जागीर के रूप में। ये वंशानुगत नहीं होते थे। वंशानुगत नहीं होते थे। जैसे कोई एक मनसबदार बन गया उसके बाद उसका बेटा बनेगा, ये वंशानुगत भी नहीं होते थे। उसके बाद इनकी स्थानांतरण भी होता था। स्थानांतरण भी होता था। स्थानांतरण मतलब क्या हुआ? एक जगह से दूसरे जगह इनकी क्या होती थी? ट्रांसफर भी इनका होता था। ठीक। तीसरी बात है इनका पदोन्नति एवं अवनति भी होता था। क्या होता था? मतलब क्या समझे? अच्छा काम जो मनसब करता था उसको क्या किया जाता था? प्रमोशन
और जो अच्छे नहीं करते थे उसको डिमोशन, उनको क्या जाना था? डिमोशन। ठीक, तो देखिए मनसबदार को वेतन कैसे मिलती थी? नगद या जागीर के रूप में। ये जो पद होती थी क्या होती थी? वंशानुगत नहीं होते थे। इनका स्थानांतरण भी होता था एक जगह से दूसरे जगह, और इनका पदोन्नति एवं अवनति भी होता था। मनसबदार जो है एक पद है। मनसबदार क्या है? एक पद है। और इस पद के माध्यम से अकबर ने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने का क्या किया? प्रयास किया। और एक ही व्यक्ति से प्रशासनिक और सैनिक दोनों कार्य करवाया, और उसको वेतन नगद भी दिया और जागीर के रूप में दिया। जो छोटे होते थे अधिकारी उनको वेतन दे दिया, और जो बड़े होते थे उनको क्या दे दिया? जागीर दिया। और ऐसा जागीर दिया कि ये कभी भी वंशानुगत नहीं होते थे। अगर वंशानुगत होता तो फिर कमजोर को भी मौका मिल जाता। वंशानुगत भी नहीं है। अगर कोई मनसबदार एक जगह गलत काम कर रहा है तो उसको क्या करो? दूसरे जगह ट्रांसफर कर दो, उसको शांत कर दो। तीसरी बात है, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसे पुरस्कृत भी करो, और जो अच्छा काम नहीं कर रहा है उसको दंडित करो। तो मोटा मोटी आप दिमाग में सेट कीजिए, मनसबदार एक क्या है? पोस्ट। क्या है? पोस्ट। अब हम लोग यहाँ पर एक चीज देखने का प्रयास करेंगे कि मनसबदार में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत तो अकबर ने की थी भारत में। किसने की थी? अकबर। इस प्रथा की जो शुरुआत है अकबर ने कब की थी? 1575 ईस्वी में। कब की थी? 1575 ईस्वी। डेट लेके कुछ बुक में तरह तरह की बातें हैं। तो यहाँ पर मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर ने कब की थी? 1575 ईस्वी में। और इसमें सबसे पहले एक शब्द जोड़ा है। पहला शब्द जो जोड़ा इसमें वो था जात। क्या था? जात। कब जोड़ा? 1577। जात शब्द कब जोड़ा? 1577। और फिर दूसरा शब्द जोड़ा वो शब्द क्या थी? शबा। और ये कब जोड़ा? 1592 में। तो पहले सिर्फ क्या होते थे? मनसबदार होते थे। और मनसबदार की शुरुआत अकबर ने कब की थी? 1575। इसके बाद इसमें दो नए शब्द जुड़े। पहला शब्द कौन जुड़ा? जाट। और दूसरा शब्द शबा। पहला शब्द क्या जुड़ा? जाट। और दूसरा शब्द शबा। अब यहाँ है कि जात का मीन्स क्या होता है और सवार का मीन्स क्या होता है। जात मतलब होता था जात का मतलब क्या होता है और सवार का मतलब क्या होता है। यहाँ जात का मीन्स ये होगा कि जात का मीन्स यहाँ होगा व्यक्ति का रैंक। क्या होगा? रैंक, यानी पदानुक्रम। पदानुक्रम और वेतन। तीन बातें हम यहां ले सकते हैं। जात का मतलब क्या होगा? रैंक, पदानुक्रम या वेतन। जैसे मान लो कि यूपीएससी की एग्जाम होती है, यूपीएससी की एग्जाम होती है, उसमें कुछ बच्चे आईएएस करते हैं, कुछ आईपीएस करते हैं, उसका रैंक धीरे धीरे क्या करता है। उसके बाद कोई बच्चा मान लो फिर दिया बिहार, कोई बच्चा बीपीएससी किया, कोई बच्चा दरोगा में आया, कोई बच्चा पुलिस है। तो कहने का मतलब क्या? पदानुक्रम, रैंक। तो जात के द्वारा क्या होती है? रैंक का निर्धारण होता है। उस पर 1 नंबर पोस्ट पर है कि 2 नंबर पोस्ट पर है कि 3 नंबर पोस्ट पर है ना। जैसे होता है ना रेलवे में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। तो जात का मतलब क्या होगा? रैंक
या पदानुक्रम, और उसी के अनुपात में उसका क्या होता था, वेतन का वेतन। और सवार का यहाँ मतलब क्या है, सैनिक घोड़ा, कितने सैनिक उसके कितना पास है? सैनिक कितना घोड़ा। घुड़सवार सैनिकों की संख्या, घुड़सवार सैनिकों की संख्या। तो मनसबदार में दो पद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी, जात और सवार। जात मीन्स आपकी रैंक क्या होने वाली है, उसके अनुसार आपको वेतन दिया जाएगा। और सवार का मतलब घुड़सवार सैनिकों की संख्या। ठीक, तो लिख लीजिए। तो मनसबदारी में दो पद बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन, जात और सवार। जात क्या है, पद, आपका पद क्या होने वाला है, आपका रैंक क्या होने वाला है, आप किस पद पर बैठने वाले हैं। और सवार के मतलब घुड़सवार सैनिकों की संख्या। अब है मनसबदार के प्रकार। मनसबदार के प्रकार, तो मनसबदार मुख्यतः कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार। तो देखिए मनसबदार के नाम अगर हम कहें, दस से 500 तक का जो जिनको मनसब मिलता था, क्या से कहां तक, 10 से 500 तक, उनको कहा जाता था मनसबदार। 10 से 500 तक वाले को क्या मिलता था, क्या कहा जाता था, मनसबदार। ठीक, यानी यहां आप एक चीज कहीं कहीं ये भी देता है कि 500 से कम, और 500 से 2500 तक का जिनको मनसब मिलता था, 500 से 2500 तक जिनको मनसब मिलता था, उनको कहा जाता था अमीर या उमरा। अमीर या उमरा, अमीर या उमरा। और जिनको 2500 से 5000 तक का मनसब मिलता था, 2500 से 5000 तक का मनसब मिलता था, उनको कहा जाता था अमीर ए उम्दा। अमीर ए उम्दा, उनको क्या बोलते थे, उम्दा। तो मनसबदार कितने प्रकार के, जिनका मनसब 10 से 500 तक होता था उसे क्या कहा जाता था, मनसबदार। जिनका मनसब 500 से 2500 तक होता था उनको क्या कहा जाता था, अमीर या उमरा। और जिनका मनसब 2500 से 5000 तक होता था उनको क्या बोला था, अमीर उम्दा। अमीर उम्दा, यही 3 कैटेगरी थे। 3 कैटेगरी और थे, ध्यान देना। एक चीज और यही ध्यान देना है, ये हुआ नाम। और देखो कैटेगरी पर चलते हैं हम लोग। तो एक होते थे प्रथम श्रेणी, क्या होते थे, प्रथम श्रेणी, जैसे IAS रैंक, प्रथम श्रेणी के मनसबदार। तो प्रथम श्रेणी के जो मनसबदार होते थे उनका जात बराबर सवार, जात बराबर सवार। क्या मतलब, प्रथम श्रेणी का जो मनसबदार होते थे उनकी जात और सवार क्या होती थी, बराबर होती थी। जैसे जात का मतलब क्या होगा, वेतन। जैसे मान लो किसी को 5000 रुपया का जात दिया गया, 5000 रुपया का वेतन दिया गया, तो उसका रैंक हुआ। तो उसको सवार भी कितना रखना है, 5000 ही रखना है। यानी जितना उसका रैंक होगा, जितना उसका वेतन होगा, उसी अनुपात में उसको क्या रखना पड़ेगा, घुड़सवार सैनिक को रखना पड़ेगा। उसको हम क्या बोलते थे, प्रथम श्रेणी के मनसबदार। जात और सवार की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर। ठीक, अब है द्वितीय श्रेणी के मनसबदार।
किस श्रेणी के? द्वितीय श्रेणी के। तो द्वितीय श्रेणी के मनसबदार कौन होंगे? जिनका जो जात जो है जात के तुलना में सवार जो है आधे या आधे से अधिक हो। जात की तुलना में सवार आधे या आधे से अधिक। ये समझ नहीं आ रही होगी शायद। द्वितीय श्रेणी के जात, द्वितीय श्रेणी को क्या बोलेंगे? जात की तुलना में सवार आधे या आधे से अधिक होगा। जैसे मानो उसमें 5000 का जात था, इसमें जात कितनी होगी? 2500 भी हो सकता है या 4499 भी हो सकता है, एक भी कम हो सकता, आधे या आधे से अधिक। एक बार क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन पूछेगा इसमें गौर कीजिए। पूछ लिया अगर 5000 जात है और 3000 सवार है, ये किस प्रकार के मनसबदार हैं? अच्छा क्वेश्चन से बनेगा। एग्जाम में क्या रहेगा? 5000 जात और 3000 सवार, ये किस प्रकार के मनसबदार हैं? क्या कहोगे? द्वितीय श्रेणी। किस श्रेणी के? द्वितीय श्रेणी के। ये समझाने के लिए हम आपको बताएं। इसमें क्या देखे आप लोग? जात की तुलना में सवार क्या होंगे? आधे या आधे से अधिक होंगे। और फिर आइए तृतीय श्रेणी। तृतीय श्रेणी, तो तृतीय श्रेणी में क्या होगा? जात की तुलना में सवार, जात की तुलना में सवार आधे से कम। ये दो कैटेगरी आप देख रहे हैं। मनसबदार किसे कहेंगे? 10 से 500 तक जिनके पास मनसब रहेगा उसको क्या बोलेंगे? मनसबदार। यानी 10 रुपया से लेके 500 तक का अगर वेतन है तो क्या करेगा? मनसबदार। अगर 500 से 2500 तक है तो क्या कहलाएगा? अमीर। और 2500 से 5000 तक है तो अमीर है। और यहाँ श्रेणी दिया गया, प्रथम श्रेणी किसे कहेंगे? की संख्या क्या होगी? द्वितीय श्रेणी में आधे से अधिक हो, और तृतीय श्रेणी में आधे से कम हो। यानी अगर जात है 5000, यहाँ सवार कितना कर दोगे तुम लोग? 2000। तो यहाँ ये भी देखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन को पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ऐसा ही क्वेश्चन एक पूछा गया था, जो बताए थे अगर जात 5000 है और सवाल 3000 है तो किस प्रकार के मनसबदार होंगे? किस श्रेणी के? तो लिखिए मनसबदार के प्रकार। वो जो 5000 है तो वो एक एग्जांपल के तौर पे है ना। प्रथम श्रेणी के सवार 5000 हो सकते हैं या 10,000। अगर आपको यानी जितनी आपका वेतन होगा उतना ही आपको क्या रखना पड़ेगा? घोड़ा रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऐसे भी हो सकते हैं 2000 अनुपात 2000, यानी दोनों की मात्रा क्या होनी चाहिए? जात इक्वल टू सवार। और इसमें क्या है? जात की तुलना में सवार आधे या आधे से क्या होंगे? अधिक होंगे। और तृतीय श्रेणी में जात की तुलना में सवार आधे से कम होंगे। हो गया। आगे देखो, मनसबदारी व्यवस्था की जानकारी हमको किससे मिलती है? तो दो ग्रंथ हैं जिससे हमको जानकारी मिलती है। जानकारी के स्रोत क्या है? तो हमको जानकारी कहां से मिल रही है?
तो जानकारी जो हमें मिल रही है एक अबुल फजल साहब से, जो अकबर के क्या थे, नवरत्न। किससे मिल रही है, अबुल फजल से। और अबुल फजल की एक पुस्तक थी अकबरनामा, उसी का पाठ है तीसरा, आईने अकबरी। आईने अकबरी से, आईने अकबरी से। और दूसरा है मुहीदीन, मुहीदीन, जिसकी है इकबाल नामा ए जहांगीरी। इकबाल नामा ए जहांगीरी। तो हमको मनसबदारी व्यवस्था की जानकारी किससे प्राप्त होती है, तो दो ग्रंथ से। किससे, एक आईने अकबरी से और एक इकबाल नामा ए जहांगीरी। ठीक, इसी दो ग्रंथ से हमको क्या मिलती है, जानकारी। कहते हैं अकबर के शासन काल में कुछ 66 प्रकार के मनसबदार थे। कितने प्रकार के, 66 प्रकार के। लेकिन आईने अकबरी में 33 प्रकार की ही तुलना की। आईने अकबरी में कितना है, यहां पर थोड़ा समझिए, यहां से मेन क्वेश्चन बनेगा। आईने अकबरी में कितना है, 33 प्रकार। वैसे अकबर के काल में कितने प्रकार के मनसबदार थे, लेकिन आईने अकबरी में कितना कहा गया। अकबर का जो मनसबदारी था अल्लाह के आधार पर निर्धारित था। किसके आधार पर, अल्लाह। अल्लाह की बात करें, अल्लाह पर आधारित था। जैसे क्या था अल्लाह पर, कितना हो गया, 66। कितने हो गए, 66। लेकिन आईने अकबरी में कितने प्रकार की बात की गई है, 33 प्रकार। तो दो बातें हम लोग सीखे कि मनसबदारी व्यवस्था की जानकारी हमको किस किस ग्रंथ से मिल जाती है, आईने अकबरी से और इकबालनामा ए जहांगीरी से। अकबर के समय कितने प्रकार के थे, कितने प्रकार के, परंतु आईने अकबरी में कितने, 33% की, 33 प्रकार की क्या की गई है, चर्चा की गई। जानकारी लिखो पहले। जानकारी तुमको किससे मिल रही है, अबुल फजल के आईने अकबरी से और मुहीदीन के इकबालनामा ए जहांगीरी से। आईने अकबरी में मात्र 33 प्रकार के मनसबदार की क्या की गई है, जानकारी दी गई है। सर 1+30+30 5 का मतलब है। आगे देखो, अकबर का सबसे छोटा मनसब जो था, अकबर का सबसे छोटा मनसब 10 का, कितने का था, 10 का। और सबसे बड़ा, सबसे बड़ा मनसब 10,000। गौर कीजिए, अकबर का सबसे छोटा मनसब कितने का था, 10 का, और सबसे बड़ा मनसब 10,000। ठीक, बड़ा मनसब जो है राजकुमार को ही मिलता था। किसको मिलता था, युवराज को। यानी एक चीज ध्यान देना है, 5,000 से ऊपर, 5,000 से ऊपर का मनसब केवल राजकुमार को मिलता था। किसको मिलता था, केवल राजकुमार। यानी जो मुगल के क्या थे,
वंश परिवार के थे उसी को मिलता था 5000 से अधिक के मनसब। ठीक, परंतु अकबर ने यहाँ अपवाद निकला। क्या किया है? अपवाद। अपवाद में दो व्यक्ति जो राजकुमार नहीं है परंतु उसे मनसब 5000 से अधिक का दिया गया। अपवाद में कौन है? एक है मान सिंह, एक कौन है? मान सिंह, जिसको दिया गया 7000 का मनसब। कितने का? 7000 का। और एक थे मिर्जा अजीज कोका। दोनों का नाम आप जानते हैं। अकबर का दुधमुआ भाई कौन था? और मान सिंह कौन है आपको पता ही है। और इसको भी कितने का दिया गया? 7000। कितने का? 7000। यहां से मेन क्वेश्चन है, समझ लें। अकबर का सबसे छोटा मनसब कितने का था? अकबर का सबसे बड़ा मनसब कितने का था? 10,000 का। 5000 से ऊपर का मनसब किसको मिलता था? केवल राजकुमार को। लेकिन दो व्यक्ति जो राजकुमार नहीं थे लेकिन उनको मिला। किनको? लेकिन अकबर के समय में सबसे बड़ा मनसब किसके समय में? अकबर के समय। अकबर के समय में सबसे बड़ा मनसब दिया गया था। किसको? ये क्वेश्चन फंसाने वाला है, लड़का रट के ही रखता है। अकबर के समय में सबसे बड़ा मनसब किसको दिया गया था? मान सिंह। कितने का? 7000 का। लेकिन अकबर के समय में सबसे बड़ा मनसब दिया गया था जहांगीर को। किसको? जहांगीर को। और सीमा को पार कर गया था। कितने का? 12,000 का मनसब। कितने का? 12,000 का मनसब। पहले ध्यान दो, अकबर का सबसे छोटा मनसब कितने का था? 10,000। सबसे बड़ा मनसब 10,000। 5000 से ऊपर का मनसब किसको मिलता था? अब बाद में किसको किसको मिला? कितने का? लेकिन अकबर के समय में सबसे बड़ा मनसब किसको दिया गया था? कितने का? और अकबर के समय सबसे बड़ा मनसब दिया गया है किसको? जहांगीर को। कितने का? 12,000 का। अब आइए, अकबर के समय की बात समाप्त हो रही है। अब आइए जहांगीर। किसके समय? जहांगीर के समय। जहांगीर, ठीक। जहांगीर ने मनसबदारी में थोड़ा सा बदलाव किया। क्या क्या है इसमें? जहांगीर से पहले एक चीज और ध्यान देना अकबर के बारे में। अकबर ने मनसबदारी में एक नई व्यवस्था भी शुरू की थी जिसको कहते थे दाविस्ती। क्या बोलते थे? दाविस्ती। क्वेश्चन आएगा, दाविस्ती प्रथा किसने शुरू की थी? तो अकबर ने। किसने? अकबर ने। दाविस्ती क्या है भाई? देखो, दाविस्ती की अगर हम बात करें समान अर्थ में अगर सोचो, दाविस्ती का क्या है? 10 घुड़सवार सैनिक पर 20 घोड़े। ठीक। इसको किसने लाया था? अकबर ने। किसकी है दाविस्ती? अकबर ने। या इसको ऐसे भी तुम लिख सकते हो ना, एक सैनिक पर 2 घोड़े कर सकते हैं इसको हम लोग। लेकिन दाविस्ती में आप लोग एक ही चीज रखोगे, 10 घुड़सवार सैनिक पर 20 घोड़े। तो लिखिए, अकबर की बेटी क्या थी? दाविस्ती। दाविस्ती।
तो दहबिस्ती प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने। दहबिस्ती का अर्थ होता है 10 घुड़सवार पर 20 घोड़े। अकबर ने चेहरा दागने एवं गुलिया पहचानने की भी प्रथा क्या की थी? शुरू की। घोड़ा दागने एवं चेहरा पहचानने। इससे पहले कौन क्या था? उसको छोड़िए। आगे आइए, अब हम लोग जहांगीर के बारे में देखते हैं। किसके बारे में? जहांगीर। जहांगीर ने मनसबदारी में 2 नया शब्द जोड़ा। मनसबदारी में 2 नया शब्द जोड़ा। दो नया शब्द जोड़ा। क्या क्या? द्विअस्पा। द्विअस्पा, ये तो जानकारी आपको होगी। ये क्वेश्चन कई एक बार पूछा गया है। द्विअस्पा और एक सिंहस्पा। द्विअस्पा और सिंहस्पा। तो द्विअस्पा और सिंहस्पा। तो द्विअस्पा का मतलब क्या है? एक सैनिक पर 2 घोड़े। और सिंहस्पा का अर्थ क्या हुआ? एक सैनिक पर 3 घोड़े। एक सैनिक पर। द्विअस्पा का अर्थ क्या हुआ? एक सैनिक पर 2 घोड़ा। और द्विअस्पा का अर्थ एक सैनिक पर 3 घोड़े। और यह पद पहली बार दिया गया किसको? महावत खां। किसको दिया गया था? महावत खां। ठीक, चलिए इसको लिखते हैं। द्विअस्पा और अस्पा मतलब क्या होता है? घोड़ा। अस्पा मतलब घोड़ा। और 2 अस्पा और सिंहस्पा का शब्द पहली बार किसको दिया गया था? महावत खां को। आगे आइए, जहांगीर शादी होगी। अब आइए शाहजहां। कौन होगा? शाहजहां। बस 2 शब्द और है इसमें। शाहजहां। तो शाहजहां ने क्या किया? तो शाहजहां भी कुछ कुछ किए इसमें। शाहजहां ने पहला काम क्या किया? मनसबदारों को तो क्वेश्चन सिर्फ एक ध्यान में रखना है कि किसने मनसबदार को नगद वेतन दिया? शाहजहां ने। और इसने भी कुछ प्रथा शुरू की थी इसमें मनसबदारी में। क्या क्या? मासिक। क्या शुरू की थी? मासिक। और एक है ससैनी। क्या है? ससैनी। मासिक और ससैनी क्या है ये जानना आपको जरूरी नहीं है। कहेंगे क्यों? क्योंकि ये मेंस में लिखा जाएगा। सिर्फ यही ध्यान देना है आपको कि शाहजहां ने क्या शुरू की थी? मासिक और ससैनी व्यवस्था की शुरुआत की। तो बस लिखिए, तो शाहजहां में मनसबदार को नगद वेतन दिया। मनसबदार को क्या दिया? नगद वेतन दिया।
ससैनी और सिसवा। तो शाहजहां में कितने क्वेश्चन याद रखने हैं? 2। मनसबदार को नगद वेतन किसने देना शुरू किया? शाहजहां ने। और मनसबदारी में एक नई प्रथा शुरू की, कौन कौन? मौसी, ससैनी और सिसवा। कौन? लेकिन क्या है इसके बारे में हमको जानने की विशेष जानकारी वनडे एग्जाम में नहीं है, सिर्फ नाम याद रखिए, फिर कभी बताया जाए आपको। शाहजहां हो गया। अब आइए औरंगजेब, अंतिम पड़ाव में। अब हम लोग कौन सी देखेंगे? औरंगजेब। औरंगजेब। तो आप जानते हैं कि औरंगजेब के समय सर्वाधिक मनसबदार की संख्या हो गई। किसके समय? औरंगजेब के समय। तो क्या लिखेंगे? औरंगजेब के समय क्या थे? सबसे अधिक मनसबदार। सबसे अधिक मनसबदार किसके पास थे? औरंगजेब के पास। कितना? अगर इसकी हम संख्या की बात करें तो इसके यहां मनसबदारों की संख्या हो गई थी 14,449। कितने मनसब थे? 14,449। और अगर यहीं पर एक चीज नोट कीजिए, और अकबर के पास कितने मनसब थे? तो 1803। वो प्रकार है, ये संख्या। वो क्या है? प्रकार। अकबर के समय कितने संख्या थे मनसब के? 1803। लेकिन औरंगजेब के समय 14,449। एक चीज देखिए, मनसब का मतलब ये हुआ अपने पूरे साम्राज्य को क्या किया? छोटे छोटे एरिया में क्या किया? बांट दिया। और यहाँ एक एक अधिकारी को क्या कर दिया? नियुक्त कर दिया। वही क्या हो गए? मनसब। अकबर के समय कितने थे? 1803। अभी अगर हम मुख्यमंत्री को मान लें तो अकबर के समय कितना था? 1803। और औरंगजेब के समय 14,449। तो सबसे अधिक मनसब किसके पास है? किसके पास? औरंगजेब के पास। कितना? 14,449। और अकबर के पास कितने थे? 1803 थे। आगे आइए, औरंगजेब के बारे में कहा जाता है ये कट्टर शासक था, फिर भी सबसे अधिक हिंदू मनसबदार। सबसे अधिक हिंदू मनसबदार भी किसके पास थे? औरंगजेब के पास। कितनी? 33%। कुल संख्या का 33%। अगर मान लो कि दरोगा की 100 नियुक्ति करनी है तो 100 में 33 दरोगा क्या हो गया? हिंदू था। यानी सबसे अधिक हिंदू मनसबदार भी किसके पास थे? किसके पास? औरंगजेब के पास। क्यों थे? क्योंकि इसमें मराठा को ज्यादा शामिल किया गया था। किसको? मेनली इसमें कौन थे? मराठा। कौन थे? मराठा। ठीक। और इसके समय इतना मनसबदार बांटा कि मनसबदार पूर्वे नहीं करता। अब जमीनें नहीं, मनसबदार को क्या दी जाती थी? जागीर दी जाती थी। अब जागीर है ही नहीं, जमीन है ही नहीं, कुछ है नहीं, तो क्या करेगा औरंगजेब साहब? तो कहते हैं एक चीज कि औरंगजेब के समय जागीर संकट उत्पन्न हो गई। क्या उत्पन्न हो गई थी? जागीर संकट। क्वेश्चन आएगा किसके समय में जागीर संकट उत्पन्न हो गई थी? समझिए, जागीर संकट। तो लिख लो, सबसे अधिक मनसबदार किसके पास थे? 1803 नंबर है, ये संख्या है। 1803 मनसबदार थे। कितने मनसबदार थे? 1803 मनसबदार। 1803 यानी मान लीजिए 1803 अधिकारी थे। मतलब पूरा
एरिया को 1803 भाग में बांट दिया गया इसमें 14,000 और इसमें 14,449 है। गाँव को बांट और किसके समय जागीर संकट उत्पन्न हो गई थी? औरंगजेब के समय। और इसका नाम दिया गया था कौन सी? मुक्ताई व्यवस्था। कौन? मुक्ताई व्यवस्था। कौन व्यवस्था? मुक्ताई व्यवस्था। देखिए ये चैप्टर थोड़ा क्या है? हार्ड चैप्टर। क्या है? हार्ड चैप्टर। इसको अगर कॉमन सेंस के रूप में बंद करो, इसको अगर कॉमन सेंस के रूप में आप समझने का प्रयास करें, ये तब तो आंकड़ा आपको रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आंकड़ा। इसको सामान्य भाषा में अगर आपने